छिप छिप के आंसू बहाने वालों, डूबे बिन नहाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ खिलौनों के खो जाने से बचपन नहीं मरा करता और लाख करे पतझड़ कोसे पर उपवन नहीं मरा करता। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अचलज पर। आज की क्लास में इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट के बारे में। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट जारी हुआ है, क्या है इसके महत्व, कौन जारी करता है, पृष्ठभूमि क्या रहा है, किन किन राज्यों की क्या क्या स्थिति रही है, कितना वृद्धि हुआ, कितना कमी हुआ, ब्रीफ चर्चा करने वाले हम लोग भारतीय वन रिपोर्ट के बारे में। उससे पहले मैं आपको एक जानकारी दूं कि अगर आप जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो अगर आप जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पर जाइए, इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा और जीडी की 18 मॉडल पेपर हम लोग करा चुके हैं। लगभग 20-22 मॉडल पेपर अभी आपको और मिलेगा। जो भी आपका पेपर 10 से 12 दिन बचा हुआ है, इनमें लगभग 20 सेट अभी हम आपको और कराएंगे और लगभग 800 क्वेश्चनों का ये सेट आपके सामने होगा। जब आप पेपर में बैठेंगे निश्चित आपको जीडी में लाभ मिलेगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप हमसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ इंडियन ज्योग्राफी की क्लास चल रही है। लगभग 28 क्लास पढ़ा दिए गए हैं। और आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपकी जीएस की समस्या है तो निश्चित हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। और जीएस आपकी समस्या अगर बनी हुई है तो निःशुल्क बस आप हमसे जुड़ जाइए, केवल आप अपना समय दीजिए, मैं आपको जीएस में सिलेक्शन दिलाऊंगा। आइए हम लोग बात करेंगे भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट सन 2023 के बारे में। पहले जान लेते हैं कि किन किन मुद्दों पर हम लोग इस रिपोर्ट में चर्चा करेंगे, क्या क्या वो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे जो हम लोग इस रिपोर्ट में चर्चा करने वाले हैं। तो पहले मैं आपको लिखकर बताऊंगा, आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा, थोड़ा धैर्य देकर पूरे वीडियो को देखकर आ जाइएगा, निश्चित ही आपको बहुत कुछ इस क्लास से सीखने को मिलेगा। आइए अगर हम बात करें कि सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे इस रिपोर्ट के पृष्ठभूमि के बारे में कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है, रिपोर्ट की पृष्ठभूमि क्या रही है, इसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग कि अब तक रिपोर्ट के बारे में क्या क्या जिक्र करना है, रिपोर्ट की पूरा इतिहास क्या रहा है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद कुछ प्रमुख शब्दावलियां हैं जिनको समझे बिना रिपोर्ट को समझा ही नहीं जा सकता, तो उन प्रमुख शब्दावलियों पर चर्चा करेंगे। उसके बाद एक टॉपिक लेंगे भूमि उपयोग, भूमि उपयोग क्या है उस पर चर्चा करेंगे, रिपोर्ट में क्या क्या बताया गया है उस बातों पर चर्चा करेंगे। उसके बाद विश्व से तुलना करेंगे कि वैश्विक वन रिपोर्ट जारी हुआ है उसमें भारत का कंडीशन क्या रहा है और दुनिया का कंडीशन क्या रहा है उस पर चर्चा करेंगे। और सबसे लास्ट में हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय वन जो रिपोर्ट है उनके आंकड़ों पर, उनके आंकड़े कैसे रहे हैं, उन आंकड़ों को जानने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। चलिए तो मैं आपके सामने लिखा हुआ है भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट यानी सन 2023 ISFR। तो सबसे पहले इसी शब्द को समझेंगे हम लोग कि ISFR क्या है, क्या इतिहास रहा है। आओ थोड़ा लिखकर समझेंगे, निश्चित ही ये बातें आपको पीपीटी में मिलेंगी, पर अभी आपको अपना कॉपी पेन उठाइएगा और मेरे साथ आप लिखने का प्रयास कीजिएगा। जैसे ही आप पेन डाउन करेंगे संभव आपको ये आंकड़े याद हो जाएंगे। चलिए आइए अगर हम लोग बात करते हैं, बहुत बेसिक्स जानकारी से बात करेंगे, एकदम बेसिक से बात करते हैं कि पृष्ठभूमि में अगर हम बात करें आपके सामने कि ISFR क्या फुल फॉर्म है इसका फुल फॉर्म क्या है, तो हम लोग जानेंगे। इसको कहते हैं इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। ये इसका अर्थ है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट इसका अर्थ है, अगर हम लोग इसको अपने हिंदी भाषा में जाने तो हिंदी भाषा में इसे क्या कहेंगे, तो अगर हम लोग इसको कहें क्या कहा जाता है, तो भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट। इसके बारे में
अभी हम आपके सामने जरा ध्यान दीजिएगा, अभी मैं आपके सामने इस बात पर बिल्कुल चर्चा नहीं करने जा रहा हूं सन 2023 की। अभी सन 2023 को भूल जाते हैं, पहले इतना समझ लेते हैं कि भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट हमें किस बात की जानकारी देता है, किस बात की सूचना देता है, पहले ये जानेंगे। तो भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट अगर बात करें कि किस चीज की ये सूचना देता है, हम लोग को जानकारी या सूचना, क्या सूचना इससे प्राप्त होगा या कहीं क्या जानकारी इससे प्राप्त होगा, इस रिपोर्ट से हम लोग क्या जानना चाहते हैं? क्या केवल वनों के बारे में जानना चाहते हैं? क्या मात्र वनों के बारे में ही बताना इसका मोटिव है, या कुछ और भी आंकड़े हैं जो ये रिपोर्ट में बताया गया है? तो कौन कौन से आंकड़े हैं जो इस रिपोर्ट के बारे में बताया गया है? तो मैं अगर आपसे बात करूं तो पहली आंकड़ा अगर बात करें तो सबसे पहले आप जानेंगे वन आवरण। इस रिपोर्ट में आपको बताया जाएगा सर, वन आवरण बताया जाएगा। इसके अलावा सर रिपोर्ट में क्या बताया जाएगा? सर वृक्ष आवरण बताया जाएगा कि वृक्ष आवरण। इस रिपोर्ट में क्या क्या जानकारी मिलने वाली है? तो वन आवरण की जानकारी मिलेगी आपको, वृक्ष आवरण की जानकारी मिलेगी। इनके अलावा इस रिपोर्ट में मैंग्रोव वन के बारे में भी जानकारी प्राप्त होनी है, और इस रिपोर्ट के बारे में वन अग्नि के बारे में भी जानकारी प्राप्त होनी है। वन अग्नि की घटनाएं हमारे यहाँ किन किन वनों में, किन किन प्रदेशों में हुई हैं, इसकी जानकारी मिलेगी, और कार्बन स्टॉक की जानकारी मिलेगी। कार्बन स्टॉक की भी जानकारी इस रिपोर्ट के माध्यम से मिलेगी। ये कुछ सूचनाएं हैं जो इस रिपोर्ट में हम लोग जानेंगे। कौन कौन सी सूचनाएं हम लोग इस रिपोर्ट में जानेंगे? वन आवरण जानेंगे, वृक्ष आवरण जानेंगे, मैंग्रोव वन जानेंगे, वन अग्नि के बारे में जानेंगे, और कार्बन स्टॉक के बारे में जानेंगे। ये वो चीजें हैं जो ये रिपोर्ट हम लोग को देगी, ये रिपोर्ट ये सूचना हम लोग को देगी। सवाल है कि ये रिपोर्ट जारी कौन करता है? तो अगर हम लोग ये बात करें किस रिपोर्ट का जारी करता कौन है, इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है, तो अगर ISFR रिपोर्ट के जारीकर्ता के बारे में बात करें, किसका जारीकर्ता कौन है, इसे जारी करता कौन है इसका, तो अगर इसके जारीकर्ता की बात करें तो इसे जारी करता है FSI। FSI वो संस्था है जो इस रिपोर्ट को क्या करती है? जारी करती है। तो इस रिपोर्ट के जारी करता है FSI। मतलब क्या है? ध्यान सुनिएगा, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया मतलब भारतीय वन सर्वेक्षण। भारतीय वन सर्वेक्षण यही वो संस्था है जो इस रिपोर्ट को क्या करती है? जारी करती है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय वन सर्वेक्षण, यही वो संस्था है जो इस रिपोर्ट को जारी करती है। अगर कहा जाए इनकी स्थापना कब हुई है, अगर कहा जाए इनकी स्थापना कब हुआ है, तो ध्यान देना, इनकी स्थापना हुआ है वर्ष 1981 में सर। अगर कहे सर इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। इनका हेडक्वार्टर उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में कहाँ पर है? तो देहरादून में है। उत्तराखंड में कहाँ पर है सर? देहरादून में है। अब यहाँ कुछ स्टैटिक जानकारी आपको साथ में साझा करूंगा, कुछ स्टैटिक जानकारियां आपके साथ साझा करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपके साथ एक पेन चेंज करूंगा कलर इसका, ताकि आपको कुछ अलग दिखाई दे। रंग बिरंगी चीजें आंखों को अच्छी लगती हैं। तो अगर यहीं से हम लोग बात करेंगे कि भारतीय वन अनुसंधान, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, अगर ये कहा जाएगा
तो सर भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है, देहरादून में है। एक ये याद रखना है आपको। इसके अलावा सर कहे हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? अगर इसके बारे में पूछ ले तो हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर पड़ेगा? अगर आपसे ये कहे हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान तो सर ये पड़ेगा हिमाचल प्रदेश में। सर हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर पड़ेगा? तो हिमाचल प्रदेश में पड़ेगा कहाँ पर सर? ये शिमला में पड़ेगा। सर कहाँ पड़ेगा? ये शिमला में पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश शिमला में ये पड़ेगा। इसके अलावा सर अगर आपसे कहे पर्णपाती वन अनुसंधान, पर्णपाती वन अनुसंधान ये कहाँ पर पड़ेगा? तो इसका हेडक्वार्टर सर पड़ेगा कहाँ पर? इसका हेडक्वार्टर पर्णपाती वन अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर पड़ेगा? तो सर ये मध्य प्रदेश में पड़ेगा। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। तो सर पूछोगे सर मध्य प्रदेश में कहाँ पर? तो सर बेटा बताओगे आप कहाँ पर पड़ेगा? ये जबलपुर में पड़ेगा। जबलपुर, ये मध्य प्रदेश से कहाँ पर? जबलपुर में पड़ेगा। ये तो कुछ एडिशनल जानकारियाँ थी। अब आते हैं अपने टॉपिक पर, ध्यान से देखिए। स्थापना कब हुआ है सर? इंडियन स्टेट फॉरेन रिपोर्ट कौन जारी करता है? फट से उत्तर बताओ, कौन जारी करता है? FSI फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय वन सर्वेक्षण इस रिपोर्ट को जारी करता है। सर स्थापना कब हुआ इनका? 1981 में। और इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है सर? देहरादून में है। सर एक बात और आपके जानने योग्य है, जो जानना ही पड़ेगा आपको, वो ये है कि सर ये किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करते हैं? तो आप उत्तर बताइए कि सर ये किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करते हैं? तो जरा ध्यान दीजिएगा, किस मंत्रालय के अंतर्गत? तो ये पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत ये क्या काम करते हैं? काम करते हैं। किस मंत्रालय के अंतर्गत सर काम करते हैं? तो पर्यावरण वन तथा वो जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन ये क्या करते हैं? काम करते हैं। सर अगर ये रिपोर्ट जारी करते हैं तो ये रिपोर्ट पहली बार इन्होंने कब जारी किया? तो अगर मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके आपको ऊपर करूं तो पहली बार रिपोर्ट कब जारी किया गया इनके द्वारा? तो जो पहला रिपोर्ट सर जारी किया गया है वो कब जारी किया गया है? तो पहली रिपोर्ट कब जारी हुआ है? तो पहली रिपोर्ट 1987 में, पहली रिपोर्ट 1987 में जारी किया गया था। पहली रिपोर्ट कब जारी किया गया था? 1987 में जारी किया गया था। ठीक है, तो ये प्रथम रिपोर्ट कब जारी किया गया है? 1987 में पहली रिपोर्ट जारी किया गया है। अब सवाल ये है कि सर कितने वर्षों में? क्या हर साल ये रिपोर्ट जारी करते हैं? जी नहीं, 2 वार्षिक, प्रत्येक 2 वर्षों में ये रिपोर्ट जारी करते हैं। तो प्रत्येक 2 वर्षों में, कहने का मतलब है ये प्रत्येक 2 वर्षों में रिपोर्ट जारी करते हैं, मतलब 2 वार्षिक रिपोर्ट है ये। कैसी रिपोर्ट है ये? 2 वार्षिक रिपोर्ट है। कैसी रिपोर्ट है? प्रत्येक 2 वर्ष में, प्रत्येक 2 वर्षों में रिपोर्ट जारी किया जाता है। प्रत्येक 2 वर्षों में रिपोर्ट जारी किया जाता है। एक तो आप ये जानना है आपको, प्रत्येक 2 वर्षों में रिपोर्ट जारी किया जाता है। ठीक है सर कहोगे, ठीक है सर, यानी 2 वार्षिक रिपोर्ट है, प्रत्येक 2 वर्षों में जारी होता, बायएनुअल है। ठीक है, अब आप ये जानिए, अगर प्रत्येक 2 वर्ष में जारी किया जाता है, सर सन 2023 में का जो रिपोर्ट जारी हुआ, ध्यान सुनिएगा, ये किस नंबर का रिपोर्ट है और कब जारी किया गया है? अब आते हैं कि सर सन 2023 का जो रिपोर्ट है ये किस नंबर का रिपोर्ट है और कब जारी किया गया है?
तो सन 2023 का ISFR रिपोर्ट ये कब जारी हुआ है? तो आपको याद रखना है ये जारी हुआ है 21 दिसंबर सन 2024 को। 21 दिसंबर सन 2024 को। सर किसने जारी किया है? उनका नाम याद रखना है आपको, भूपेंद्र यादव। कौन जारी किया है? भूपेंद्र यादव। सर ये भूपेंद्र यादव हैं कौन? तो ये कौन है वर्तमान में आपको पता है? ये पर्यावरण मंत्री हैं। ये पर्यावरण क्या है? मंत्री हैं। भूपेंद्र यादव जी ये पर्यावरण मंत्री हैं और इन्होंने ही इस रिपोर्ट को क्या किया है? जारी किया। किसने? भूपेंद्र यादव जी ने। कहीं कहीं आपको भूपेंद्र सिंह यादव लिखा मिल सकता है। सवाल है सन 2023 का जो रिपोर्ट है, सन 2023 का रिपोर्ट ये किस नंबर का रिपोर्ट है? तो सन 2023 का जो रिपोर्ट है, सन 2023 का रिपोर्ट 18वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है सर? 18वां संस्करण है इसका संस्करण, यानी ये 18वीं रिपोर्ट है सन 2023 का। बहुत सारी जानकारियां तो आपको यहां से मिल ही चुकी हैं। अब इसको थोड़ा सा छोटा करके इधर दिखाता हूं मैं आपको। ठीक, उम्मीद है आपको दिख रहा होगा, पढ़ने में आ रहा होगा। चलिए, तो सर ये है, सर सवाल है कि हम लोग पहुंचना कहां चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं, कौन से लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, इसके माध्यम से कहां पहुंचना चाहते हैं और क्या लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, इसको लेकर। तो भारत में एक नीति आया था, भारतीय वन नीति 1988 में आया था, और जिसमें यह लक्ष्य रखा गया था सर कि हम लोग क्या काम करेंगे, भारत के कुल भूभाग का लगभग 33% हिस्से पर क्या काम किया जाएगा? वन। लगभग 33% हिस्से पर वन होना चाहिए। यानी इसके द्वारा हम लोग लक्ष्य क्या रखे हैं? तो अगर बात करें हम लोग क्या लक्ष्य इसके तहत निर्धारित किए हैं, तो इसके तहत लक्ष्य जरा ध्यान से सुनिएगा। भारतीय वन नीति 1988, ठीक है, भारतीय वन नीति 1988 के तहत क्या काम करना है? तो भारतीय वन नीति 1988 के तहत भारत के कुल भूभाग का, भारत के कुल भूभाग का, भारत के कुल भूभाग का 33%, भारत के कुल भूभाग का कितना परसेंट? कुल भूभाग का 33% हिस्से पर क्या होना चाहिए? 33% हिस्से पर वन होना चाहिए। ये हम लोगों ने इससे क्या कर रखा है? टारगेट रखा है कि भारत के कुल भूभाग का 33% हिस्से पर क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए। इसके तहत ये हम लोगों ने इस पर क्या रखा है? लक्ष्य रखा है। और इसी लक्ष्य के प्राप्ति के लिए सर प्रत्येक 2 वर्षों में हम लोग ISFR रिपोर्ट को क्या करते हैं? जारी करते हैं। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट को जारी करते हैं। सर एक बात आपको और याद रखना है, इतने बड़े वनों के क्षेत्र को क्या रस्सी लेकर नापे जाते होंगे? क्या वहां पर लेखपाल जाकर चकबंदी हकबंदी कानून की तरह उनको नापते होंगे? जी नहीं। तो हम लोग आंकड़े कैसे एकत्रित करते हैं? इसके लिए कैसे आंकड़े एकत्रित करके इसकी सूचना प्राप्त करते हैं? तो अगर आपसे कहे ISFR रिपोर्ट के लिए, रिपोर्ट के आंकड़ों के लिए, रिपोर्ट के आंकड़े के लिए क्या काम करते हैं? तो क्या काम करते हैं? इसरो, क्या ध्यान सुनेगा, इसरो के स्वदेशी निर्मित उपग्रह का प्रयोग करते हैं। किसका? उपग्रह का प्रयोग करते हैं। कौन से? स्वदेशी निर्मित उपग्रह का प्रयोग किया जाता है।
सर कौन से उपग्रह का प्रयोग किया गया है? अगर उपग्रह का प्रयोग किया जाता है तो कौन से उपग्रह का प्रयोग किया गया है? आपको याद रखना है IRS R2LISS। सर यही वो उपग्रह है जिस उपग्रह के द्वारा इस बार वन रिपोर्ट के आंकड़े क्या किए गए हैं, इकट्ठा किए गए हैं। ये पूरी ब्रीफ हिस्ट्री बताया मैंने आपको किसका, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट का। एक बार आपके लिए फिर से एक बार दोबारा मैं आपके रिपीट करता हूं कि भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट में हम लोग क्या सूचना पाना चाहते हैं। सूचना पाना चाहते हैं वन आवरण, वृक्षा आवरण, मैंग्रोव वन, अग्नि और कार्बन स्टॉक। सर रिपोर्ट जारी कौन करता है? तो सर रिपोर्ट जारी करता है कौन? FSI फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग। और इसकी स्थापना सर 1981 में हुई है। उत्तराखंड देहरादून में इसका हेडक्वार्टर है सर। पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन ये काम करते हैं सर। पहली बार रिपोर्ट 1987 में जारी किया गया था। तब से प्रत्येक 2 वर्षों में रिपोर्ट जारी किया जाता है। सन 2023 का जो रिपोर्ट है वो 21 दिसंबर सन 2024 को जारी किया भूपेंद्र यादव जी ने। और सर कौन सा संस्करण है सर? ये 18वां संस्करण है। ये रिपोर्ट का कौन सा संस्करण है? 18वां संस्करण है सर। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपको बातें समझ में आई होंगी। सर इस रिपोर्ट के द्वारा हम लोग क्या लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं? तो हम हासिल करना चाहते हैं कि भारत के 33% भूभाग पर क्या होना चाहिए? वन आवरण होना चाहिए। ये रिपोर्ट हम लोग उसके द्वारा जानना चाहते हैं। अब सर कुछ इंपॉर्टेंस कीवर्ड के बारे में, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुछ शब्दावलियों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सर कुछ शब्दावलियाँ देखिएगा सर, कुछ शब्दावलियों पर चर्चा करेंगे। जैसे मैंने यहाँ बताया था प्रमुख शब्दावलियाँ। तो प्रमुख शब्दावलियों में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, प्रमुख शब्दावलियों में कौन कौन सी शब्दावलियों हम लोग जानेंगे। तो सर ज़रा ध्यान से सुनिएगा कौन कौन सी शब्दावलियाँ जानेंगे। एक शब्द आपको सर मिलेगा बना आवरण। बना आवरण एक शब्द सर ये जानेंगे आप कि बना आवरण क्या होता है। एक शब्द जानेंगे सर कि वृक्षा आवरण क्या होता है। वृक्षा आवरण सर इसके बारे में चर्चा करेंगे, वृक्षा आवरण क्या होता है। इसके अलावा सर वृक्षा आवरण के अलावा सर आरक्षित वन क्या होते हैं, इनके बारे में जानेंगे। आरक्षित वन सर क्या होते हैं, इनके बारे में जानेंगे। एक सेंटेंस सर और मिलेगा आपको, संरक्षित वन क्या होते हैं, इनके बारे में सर जानेंगे। संरक्षित वन ये क्या होते हैं, संरक्षित वन। एक शब्द और जानेंगे सर, पंजीकृत वन क्या होते हैं। पंजीकृत वन क्या होते हैं ये जानेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिनको आपको जानना है, वरना आपको वन रिपोर्ट समझ में ही नहीं आएगा कि अंदर चल क्या रहा है। ये आप समझ ही नहीं पाओगे। जाहिर सी बात है, जब तक आप शब्द के अर्थ ही नहीं जान पाओगे तो उसके मटेरियल को आप याद कैसे करोगे। तो वन आवरण क्या होता है सर? तो भारत में वन के लिए कोई विशेष तो परिभाषा है नहीं, लेकिन अगर कुछ शर्तों की बात करें तो सभी प्रकार के वन, सभी प्रकार के वृक्ष शामिल होते हैं। सभी प्रकार के वृक्ष इसमें शामिल होते हैं, किसमें? बना आवरण में। लेकिन सर यहां से एक कंडीशन है कि जो वृक्षों का विस्तार है, वृक्षों का विस्तार, सर ये जो वृक्षों का विस्तार है ये 1 हेक्टेयर से अधिक होना चाहिए। 1 हेक्टेयर से अधिक होना चाहिए। 1 हेक्टेयर से अधिक होना चाहिए सर, ये इसके लिए जरूरी है सर। 1 हेक्टेयर से अधिक होना चाहिए। एक चीज सर और है, बेतांत या छत्र। आप बेतान कह लें या इसे आप छत्र कह लें। छत्र घनत्व सर ये कितना होना चाहिए सर? छत्र घनत्व ये 10% से अधिक होना चाहिए। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, मैं आपको दिखाऊं, ध्यान से देखिएगा। एक वन यहां बनाया है और एक वृक्ष यहां बनाया है वनों के। अब आप समझ जाएंगे अगर मैं आपसे ये कहता कि देखिए इसका जो कैनोपी है ये घना है,
इसका कैनोपी कम घना है, इसका कैनोपी कम घना, इसका कैनोपी ज्यादा घना है, मतलब साफ है इसका जो बेतान घनत्व है ये अधिक है और इसका क्या है, कम है। तो ये बेतान घनत्व सर 10% से अधिक होना चाहिए तो आप उसे बना आवरण एरिया घोषित कर सकते हैं। बोलिए क्लियर हुआ। अब सर ये जो बना आवरण है ये 3 वर्गों में विभाजित है। बना आवरण सर ये 3 वर्गों में विभाजित है। यहां से फिर से कलर चेंज कर कर आपको समझाऊंगा कि बना आवरण सर 3 वर्गों में विभाजित है। ये कितने वर्गों में सर, 3 वर्गों में विभाजित है। एक है बेटा अत सघन वन, अत सघन वन, इसके बाद आपको मिलेगा मध्य सघन वन, मध्य सघन वन, और आपको मिलेगा खुले वन, खुले वन। ये 3 वर्गों में स्वयं विभाजित है बना आवरण क्षेत्र, 3 वर्गों में विभाजित है। अत सघन वन बहुत सिंपल सी परिभाषा कि जिसका बेतांत, अगर बेतांत जो मैं आपको ऊपर समझा चुका हूं, बेतांत अगर ये 70% या इससे अधिक है तो वो कहलाएगा, अगर उसका बेतांत 70% या उससे अधिक है तो अत सघन वन कहलाएगा। और यदि इसका बेतांत यानी बेतांत घनत्व यदि 40% या इससे अधिक हो, लेकिन कितना हो, 69.99% हो, तो वो मध्य सघन वन होगा। क्योंकि जैसे 70 हो जाएगा तैसे क्या हो जाएगा, अत सघन वन हो जाएगा। और सर खुला वन अगर आपसे कहे तो सर खुला वन कितना होगा, 10%। अगर इसका बेतांत सर कितना हो, अगर 10% या इससे अधिक हो, किंतु कितना हो 39.99% हो, तो वो सर क्या कहलाएगा, खुला वन कहलाएगा। कैसे वन कहलाएंगे सर, खुले वन कहलाएंगे। ये तो हुआ बना आवरण। अब सर जानते हैं कि वृक्षा आवरण क्या होता है। तो अब अगर आपसे कहे कि सर वृक्षा आवरण क्या होता है, तो आइए अगले स्लाइड पर चलते हैं और वृक्षा आवरण जानते हैं। बस कुछ नहीं, बस आप उसी बात को पलट दीजिए कि वृक्षा आवरण। तो अगर आपसे कहे वृक्षा आवरण, तो जब वृक्षों का विस्तार जब वृक्षों का विस्तार 1 हेक्टेयर से कम हो, 1 हेक्टेयर से कम हो, तो वो क्या कहलाएगा सर, वृक्षा आवरण कहलाएगा। ठीक है सर, ये हो गया क्या, दूसरा पॉइंट वृक्षा आवरण। सर एक बात तो आपने और बताया था, कहोगे अभी सर आप, कौन सा, आरक्षित वन। तो सर आरक्षित वन क्या होते हैं, आरक्षित वन क्षेत्र क्या होते हैं, तो ऐसे वन जो भारतीय वन अधिनियम 1927, भारतीय वन अधिनियम 1927 या किसी राज्य सरकार द्वारा आरक्षित हो और सभी गतिविधियां प्रतिबंधित हों। क्या हों, सभी गतिविधियां प्रतिबंधित हों, सभी गतिविधियां प्रतिबंधित हों, तो वो सर क्या हो जाएगा, आरक्षित वन। सर एक शब्द आपको और बताया, संरक्षित वन। तो बस यही बात है, जो वन अधिनियम 1927 के तहत या राज्य सरकार द्वारा संरक्षित हों, लेकिन गतिविधियां प्रतिबंधित ना हो। अगर गतिविधियां प्रतिबंधित ना हो तो सर
पंजीकृत वन क्या हो जाएगा? अभी तो आपसे बताया आपको। अगर सर कहे पंजीकृत वन क्या हो जाएगा, तो पंजीकृत वन क्या हो जाएगा? जो वन क्षेत्र सरकारी दस्तावेज में दर्ज हो, सरकारी दस्तावेज में क्या हो? दर्ज हो। बस खेल खत्म सर, सारा खेल खत्म सर। इंपॉर्टेंस किए हो गए। अभी इन्हीं चीजों को अगर आपने पिन डाउन कर लिया है, लिख लिया है, तो आइए अब हम आपको अपने टॉपिक पर आते हैं और दिखाते हैं। ये देखिए जो अभी आपने लिखा, देखिए जरा, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट। यहां देखिए, वनावरण, वृक्षावरण, मैंग्रोव वन और बढ़ते कार्बन स्टॉक, अग्नि, कृषि वानिकी आदि की क्या देता है जानकारी। द्विवार्षिक रिपोर्ट है सर, 2 वर्षों में जारी होता है सर, बता चुका हूं सर। कब? पहली रिपोर्ट 1987 में जारी हुआ। अब आपको समझने में आसान हो रहा होगा सर। वर्तमान में कौन सी रिपोर्ट है सर? 18वीं रिपोर्ट है, 31 दिसंबर को जारी हुआ है, भूपेंद्र सिंह यादव जी ने जारी किया है सर। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है सर। जारीकर्ता कौन है सर? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग। स्थापना हुआ सर 1 जून 1981 को सर। हेडक्वार्टर कहां पर है इनका? देहरादून में सर। सन 2023 का रिपोर्ट जारी करने के लिए स्वदेशी उपग्रह का प्रयोग किया गया। किसके सर? इसरो के। किसके उपग्रह का प्रयोग किया गया सर? इसरो के। कौन से सैटेलाइट का प्रयोग किया गया है सर? IRS R2 LISS-3। यहां मैंने उसका फुल फॉर्म लिख रखा है, आप अपने हिसाब से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा या लिख लीजिएगा सर। मैंने बताया था आपको भारतीय वन नीति 1988 में जारी हुआ है। और सर कितना % लक्ष्य रखा गया है? तो सर 33% लक्ष्य रखा गया है। अगले टॉपिक पर आते हैं सर। वना आवरण क्या होता है? बता चुका हूं आपको सर। वृक्षा आवरण, देखिए वना आवरण में सभी प्रकार के वृक्ष होते हैं सर। जरूरी यह है कि 1 हेक्टेयर से अधिक भूभाग पर क्या हो? फैला हो। यहां सर कैनोपी देख सकते हैं, इसकी कैनोपी कम है, इसकी कैनोपी क्या है सर? ज्यादा है। किस प्रकार की जमीनें शामिल होती हैं सर? तो सरकारी जमीनें भी शामिल होती हैं, निजी जमीनें भी शामिल होती हैं, सामुदायिक संस्थाएं और भूमिगत समुदाय भी शामिल होती हैं सर। वना आवरण 3 पार्टों में बटा है, अधसघन वन, मध्य सघन वन और खुले वन। जो आपको बता चुका था, वेतन कितना हो? 70% हो। यदि वेतन 70% से कम है सर तो क्या होगा? मध्य। और यदि 10 से 40 है, अगर 10 से 39 के बीच है तो क्या होंगे सर? वो मध्य सघन वन और खुले वन होंगे। ठीक है। अगर 40 से 69 के बीच तो ये सारे आंकड़े आपको लिखकर बता चुका हूं मैं। अब सर ये देखिएगा, इसे कैनोपी ट्री कहते हैं। देखो इनकी कैनोपी क्या है सर? इनकी कैनोपी कम है सर, इनकी कैनोपी क्या है? ज़्यादा है। यानी सर इनका वेतांत, अगर कहे सर इनका वेतांत, तो सर इनका वेतांत क्या है? इनका वेतांत ज़्यादा है सर, इनका वेतांत क्या है? कम है। अब आप कैनोपी इस माध्यम में समझ सकते हैं कैनोपी कैसे बनी हुई है। ठीक, चलिए ये तो था कैनोपी के बारे में। आइए कुछ और जानते हैं सर। वृक्षावरण आपको बता चुका सर, वृक्षावरण भी आपको बता चुके सर। देख लीजिए सर वृक्षावरण के बारे में क्या है सर। वृक्षावरण, ट्री कवर, 1 हेक्टेयर से कम पाए जाने वाले समस्त वृक्ष, ये क्या होंगे? वृक्षावरण सर। पंजीकृत वन, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, जो सरकारी दस्तावेजों में दर्ज होंगे वो सबके सब होंगे सर। आरक्षित वन, वो वन जो भारत शासन अधिनियम भारतीय वन अधिनियम 1927 या फिर आप कहें भारत सरकार द्वारा संरक्षित सभी क्षेत्र जहां गतिविधियां क्या हैं? प्रतिबंधित हैं सर। आरक्षित वन जहां गतिविधियों की क्या है? अनुमति है। अधिकांश गतिविधियों की क्या हो? अनुमति हो सर। ग्रीन वास क्षेत्र क्या होते हैं? तो जब वन सर्वेक्षण विभाग जो एरिया क्या काम करता है, स्थलकृतियां को सीट में अपने हरे रंग में छायाकृत करता है, उन्हें कहते हैं ग्रीनवास क्षेत्र। उन्हें ग्रीनवास क्षेत्र। ये सर इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, ये वाली पार्ट सर। ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट, सिंपल सी बात है, वो सभी
वो सभी वृक्ष जो RFA के बाहर होंगे, कहने का मतलब है जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के बाहर होंगे वो सब के सब क्या कहलाएंगे सर? ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट। आइए एक यहाँ इमेज देखिए, इस इमेज पर देखिए, ये देखिए ये वाला एरिया रिकॉर्डेड है, तो ये सब के सब क्या है सर? ये सब के सब क्या है? ये वन क्षेत्र है, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। सरकार ने इसको शामिल कर रखा है। भले उसकी डेंसिटी, उसका वेतन 10% से ज़्यादा हो, जैसे देखिए इसका वेतन 10% से ज़्यादा है, लेकिन ये सब के सब क्या है? ट्री आउटसाइड है। ट्री आउटसाइड कहने का मतलब है अगर RFA से बाहर है तो सब के सब क्या होगा? ट्री आउट साइड होंगे। ठीक है सर, चलिए अब आते हैं हम लोग अपने रिपोर्ट पर। सन 2023 का जो रिपोर्ट आया उसमें क्या आया तो ध्यान दीजिएगा, 70.350%, 70.50% ये सर गैर वन एरियाएं हैं जिसमें वन नहीं है। अब अगर बात करें कुल बना आवरण कितना है सर, तो बना आवरण 21.67%, ये कुल वन आवरण है। अब आपको वन आवरण बहुत डिटेल बता चुका हूं तो समझ में आ जाना चाहिए। वन आवरण सर क्या है? इसके अलावा सर कहें आपसे 3.41%, सर ये क्या है? तो ये तो बता सर बना आवरण है, और ये क्या है सर? वृक्षा आवरण है, ये वृक्षावरण है। इसके अलावा सर 1.33% ये क्या सर हैं? झाड़ियां हैं, झाड़ियां। ये क्या है सर? झाड़ियां। ठीक है, ये टोटल क्या है? झाड़ियां हैं। तो ये आंकड़े हैं, ये क्या हैं? आंकड़े हैं। ठीक है, अभी ये आंकड़े अब आपको याद करने पड़ेंगे, ये आंकड़े हैं। अब आइए आते हैं भूमि उपयोग पर। हमारे यहाँ जितनी कुल भूमि है लगभग 32,87,47 वर्ग किलोमीटर बता रहा है, मोटा मोटा मान लीजिए 32 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसका कुल कितना 93.23% हम लोग भूमि का क्या करते हैं? उपयोग कर पाते हैं। इतने ही भूमि का उपयोग कर पाते हैं। इनमें ध्यान देने वाली बात है सर, ये इंपॉर्टेंट बात है। ये क्या है? ये सर निबल बोया गया क्षेत्र है, नेट सॉन एरिया है, शुद्ध बोया क्षेत्र है सर, ये पूर्ण रूप से बोया क्षेत्र है सर। ये यहाँ पर मतलब कभी ना कभी कृषि कोई ना कोई भूमि किया गया है सर। कृषि योग बंजर भूमि सर ऐसे भूमि जिनको हम जुताई के माध्यम से, सिंचाई के माध्यम से कृषि उपयोगी बना सकते हैं, वो भूमि कितनी है? 3.63%, यानी 3.63% है सर। अगर बात करें बंजर भूमि कुल कितना है तो 13.41%, अर्थात इन भूमियों पर किसी भी प्रकार से खेती नहीं की जा सकती। अगर सर ये बात करें कुल कितने % भाग पर भारत में मैदान है, तो सर मैदान कितने % भाग पर? 43% भाग पर। अगर सर आपसे ये कहे पर्वत लगभग कितने % भाग पर है, तो सर लगभग ये 27% भाग पर क्या है सर? पर्वत है। अगर सर कहे पठार कितने % भाग पर है, तो लगभग 30% भाग पर आपको क्या मिल जाएगा? पठार मिल जाएगा सर। ये 43% क्या है? मैदान है। ये कुछ आंकड़े हैं जो आपको याद रखने हैं। आगे चलिए अगले बात आते हैं। अब आते हैं वैश्विक स्तर पर। विश्व स्तर पर जो रिपोर्ट है वो क्या जारी हुआ है, तो वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन, ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट FRA सन 2020 में जारी किया गया था। सर किसने जारी किया था? फूड एंड एग्रीकल्चर ने। तो अगर आपसे कहे फूड एंड एग्रीकल्चर की स्थापना कब हुआ है, तो सर याद रखना है कब हुआ है? 1945 में हुआ है सर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? यह भी याद रखना है सर आपको, कहाँ पर है? रोम में है। इसका हेडक्वार्टर इटली रोम में है। ठीक, अब बात ये करते हैं कि पूरे वर्ल्ड पर, ग्लोबल स्तर पर, पूरे ग्लोबल स्तर पर भारत में, पूरी दुनिया में, भारत में नहीं पूरी दुनिया में कितना % वन है? तो पूरे भूभाग का, पूरे विश्व के भूभाग का 31% भाग पर क्या है? वन है। ये पर व्यक्ति हेक्टेयर के हिसाब से कितना आएगा? 0.52% आएगा। ठीक है, सबसे अधिक कैसे वन है? तो दुनिया में सबसे अधिक कैसे वन है सर? उष्णकटिबंधीय वन है।
ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं। ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट क्या होते हैं सर? ये भूमध्य रेखा है, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा। सर बीच वाला जलवायु कैसा होता है? उष्णकटिबंधीय होता है। तो भूमध्य रेखीय उष्णकटिबंधीय वन कैसे होते हैं सर? सदाबहार होते हैं। बात करें विश्व में, दुनिया में सबसे अधिक वन किन देशों में है सर? तो सबसे अधिक रूस में है, ब्राजील में है, कनाडा में है। अपने भारत का स्थान कितना है? 10वें नंबर पर। हमारा भारत वन में आउट ऑफ द वर्ल्ड किस स्थान पर है सर? 10वें नंबर पर है। किस स्थान पर सर? 10वें नंबर पर है। अब ये बात करते हैं किन महाद्वीपों में सबसे अधिक वन है सर? यूरोप में, दक्षिणी अमेरिका में और उत्तरी अमेरिका में। ये वो सबसे शीर्ष महाद्वीप है जहां सबसे अधिक वन है। वन क्षेत्रफल में गिरावट देखिएगा, दुनिया में वनों के क्षेत्रफल में गिरावट आया है और सर ये गिरावट के आंकड़े सर कितने हैं? 0.12% गिरावट के क्या है? आंकड़े हैं। सबसे अधिक गिरावट सर कहां पर आया है? अफ्रीका में आया है। और सबसे अधिक वृद्धि कहां हुई है सर दुनिया में? किस महाद्वीप में सर? एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक वृद्धि हुई है। अब अगर ये बात करें देशों में, तो सर सबसे अधिक वन कहां पर है? सबसे अधिक वृद्धि किन देशों में हुई है? ध्यान से सुनिएगा। सबसे अधिक वन कहां पर है? रूस में, ब्राजील में, कनाडा में। भारत का स्थान किस नंबर पर है? 10वें। दुनिया में सबसे अधिक वन में वृद्धि कहां पर हुई है? तो सर चीन में, ऑस्ट्रेलिया में और भारत में। यानी भारत अपना किस स्थान पर है? 3रे स्थान पर है। वनों में वृद्धि के मामले में भारत किस स्थान पर है सर? 3रे स्थान पर है। ठीक है, बोलो क्लियर हुआ यहां तक आंकड़े? ठीक है। अब इसके बाद आते हैं, देखिएगा ये सर ट्रॉपिकल वन है, ये टेढ़ा वन है। यहां पर सर देखेंगे आप ये वन और ये सब ट्रॉपिकल वन है। ये सर ये है सर ट्रॉपिकल वन, ये टूडा वन मिलेंगे आपको। ये सर आपको मिलेंगे सब उष्णकटिबंधीय वन और सर ये मिलेंगे आपको उष्णकटिबंधीय वन, सर ये उपोष्णकटिबंधीय वन। यानी ये मिलेंगे आपको ट्रॉपिकल वन, ट्रॉपिकल वन यानी उष्णकटिबंधीय वन सर ये मिलेंगे आपको। इसके बाद आपको टेढ़ा वन मिलेंगे आपको और सर इसके बाद आपको क्या मिलेंगे? ये शीतोष्ण मिलेंगे सर आपको और ये सर आपको उपोष्ण मिलेंगे। कौन से वन सर? उपोष्ण वन मिलेंगे। ये वन है, ये वनों का चित्र है, आप इसे देख सकते हैं। अब आते हैं हम लोग अपने फाइनल स्टेज पर, जो हम लोग को जानना था जिस रिपोर्ट के बारे में। तो भारतीय वन रिपोर्ट जो आया, जो वन स्थिति रिपोर्ट आया, उसमें जानते हैं। अब ये कीवर्ड तो समझा ही चुका हूं आपको आसानी समझ में आ जाएगा। देखिएगा, अगर हम लोग ये बात करें कि कुल वना आवरण कितना है, तो सर कुल वना आवरण कितना है? 21.67%। सर कुल कितना वृक्षा आवरण है सर? 3.41%। और सर वृक्षा आवरण और वना आवरण कुल मिलाकर कितना है? दोनों वृक्षा आवरण और वना आवरण मिलाकर सर दोनों कितना है सर? 25.17%। जाहिर है सर इसमें भी सर वृद्धि हुआ है। सर ये 2021 में इतना था, तो इसमें भी सर वृद्धि हुआ है और सर इसमें भी क्या हुआ है? वृद्धि हुआ है। तो देखिए वना आवरण में भी वृद्धि हुआ, वृक्षा आवरण में वृद्धि हुआ। अब यहीं से आपके सामने सवाल बनेंगे। आइए मैं आपको सवाल निकालना बताता हूं। देखिए अभी आपने जाना वन आवरण, तो अगर आपसे कहे वन आवरण तो जरा ध्यान से सुनिएगा। वन आवरण से संबंधित कितने सवाल बन सकते हैं? एक तो क्षेत्रफल के आधार पर कौन कौन राज्य हैं ये, एक परसेंटेज के आधार पर ये, एक वृद्धि कहां पर हुई ये और कमी कहां पर हुई ये आंकड़े सर आपको जानने हैं। वन आवरण में तो सबसे अधिक वन कहां पर हैं? मध्य प्रदेश में, ये याद रखना है आपको क्षेत्रफल के आधार पर। इसके बाद सर कहां पर हैं? अरुणाचल प्रदेश में सर। और इसके बाद सर कहां पर हैं? छत्तीसगढ़ में। ये सर क्षेत्रफल के आधार पर क्या है? वन आवरण। ध्यान सुनना है, वन आवरण है। इसके बाद सर अच्छा अगर कहे कुल वना आवरण है कितने? कुल वना आवरण है कितने? तो 21.76%। शायद यही था क्या? जी हाँ,
कितना है, हाँ जी 21.76% ये कुल वन आवरण थे, ये कुल वन आवरण थे। सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। परसेंटेज में सबसे अधिक वन सर कहाँ पर है, तो बताओ सर, लक्षद्वीप में है। लक्षद्वीप के बाद सर कहाँ पर मिलेगा आपको, मिजोरम में मिलेगा सर, मिजोरम में। और सर कहाँ मिलेगा इसके बाद आपको सर, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार में। ये परसेंटेज वाले सबसे अधिक क्या हैं, वन है, जहां सबसे अधिक परसेंटेज में वन है। सर सबसे अधिक वृद्धि कहां पर हुई है वनों में, तो सर सबसे अधिक वृद्धि कहां पर हुई सर, छत्तीसगढ़ में। सबसे अधिक वृद्धि सर कहां हुई है, छत्तीसगढ़ में। और सबसे अधिक सर कमी कहां पर हुई है, कमी हुई है सर मध्य प्रदेश में। कमी सबसे अधिक कहां हुई है, सॉरी सबसे अधिक कमी सर कहां हुई है, तो बताएंगे आप सर मध्य प्रदेश में। ये सर मध्य प्रदेश में सबसे अधिक कमी हुई है। ये पहला क्वेश्चन निकल कर आया, फर्स्ट क्वेश्चन निकल कर आया। अब अगले टॉपिक पर आते हैं सर। अगली बात अगर जाने यहीं से, ये तो हो गया सर वन आवरण। अब सर बात करें वृक्षावरण के बारे में, तो सर वृक्षावरण देखिए जरा, वृक्षावरण तो कुल कितना वृक्षावरण है, अभी बताया आपको 3.41% कुल वृक्षावरण है। अब सर इसमें भी सेम आंकड़े बनेंगे, क्षेत्रफल के आधार पर कुल कितने वन हैं, परसेंटेज के आधार पर कितने हैं, और सर वृद्धि कितनी की हुई। ध्यान देने वाली बात है, कमी के आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं। तो सबसे अधिक वृक्षा आवरण कहां पर है, तो सर बताइएगा आप, महाराष्ट्र में है सबसे अधिक वृक्षावरण। इसके बाद सर राजस्थान में है सबसे अधिक वृक्षावरण। और सर इसके बाद कहाँ मिलेगा आपको, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। ये सबसे अधिक वृक्षा आवरण वाले क्या हैं, राज्य हैं। सबसे अधिक वृक्षावरण है। परसेंटेज में वृक्षा आवरण वाले राज्य कौन है, तो सर सबसे अधिक है चंडीगढ़, ये बताइए आप। इसके बाद सर आप बताइए दिल्ली, दिल्ली। और सर इसके बाद फिर बताना आपको एक राज्य केरल। कौन सा राज्य सर, केरल। सबसे अधिक वृक्षा आवरण में सर वृद्धि कहां पर हुई है, तो ये भी उत्तर क्या आएगा सर, छत्तीसगढ़। ये भी सर उत्तर क्या आएगा, छत्तीसगढ़। सबसे अधिक वृक्षा आवरण में वृद्धि कहां पर हुई है सर, छत्तीसगढ़ में। कमी के आंकड़े नहीं दिए गए हैं। ये हो गया सर। अब एक डाटा आपके सामने बस और आएगा सर, वो क्या डाटा है देख लीजिए। अब सर आपसे कहे दोनों मिलाकर अगर आपसे पूछ ले, अगर सर आपसे दोनों मिलाकर पूछे कि वना आवरण तथा वृक्षा आवरण, दोनों मिलाकर, वना आवरण और वृक्षावरण दोनों मिलाकर सबसे अधिक वन कहां पर हैं, तो बस इसको ऐसे लिख लीजिए सर, सबसे अधिक कहां है, मध्य प्रदेश में। इसके बाद सबसे अधिक सर कहां पर मिलेगा आपको, अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर सर, अरुणाचल प्रदेश में। बस यहां थोड़ा सा खेला याद रखना है। तीसरे नंबर पर सर क्या मिलेगा आपको, छत्तीसगढ़। तीसरे नंबर पर सर क्या मिलेगा आपको, तीसरे नंबर पर सर, ये गलत हो गया। तीसरे नंबर पर सर यहां मिलेगा आपको कौन सा, तीसरे नंबर पर सर मिलेगा आपको क्या, महाराष्ट्र। तीसरे नंबर पर सर क्या मिलेगा, महाराष्ट्र। देखिए ये पूरे आंकड़े खत्म, पूरे आंकड़े सर हो गए ये समाप्त, देख लीजिए। ठीक, अब आप ये बताइए वृक्षा आवरण और वना आवरण कुल कितना है, तो अभी आपने जाना था कुल कितना है सर, 25.67%, 25.67%। आसानी से इन आंकड़ों को समराइज किया जा सकता है। अब देख लीजिए सर, वन प्रतिशत वाला लक्षद्वीप, जो मैंने आपको अभी बताया, मिजोरम, अंडमान निकोबार। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल में वृद्धि किसने किया सर, मिजोरम, और किसने सर, गुजरात और उड़ीसा ने। सर्वाधिक वन क्षेत्र में वृद्धि किसने किया,
सर वृद्धि वाला एरिया एक बार फिर से देख लेते हैं। सर्वाधिक वृद्धि, जी ये वृद्धि सबसे अधिक किया सर मिजोरम ने। ये वृद्धि वाला आंकड़ा थोड़ा गलत हो गया, वृद्धि किया सर सबसे अधिक किसने सर? मिजोरम ने। सबसे अधिक वृद्धि किसने किया सर? मिजोरम ने। ठीक, तो सबसे अधिक वृद्धि कहाँ हुआ है सर? मिजोरम में, गुजरात में और उड़ीसा में। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल में कमी कहाँ आया है सर? मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में और त्रिपुरा में। अब इतने राज्य आपको याद नहीं करना, प्रथम राज्य आपको याद रखना है। इसमें क्या आई सर? कमी आई है। बस एक आंकड़ा और देख लीजिए सर। अब वृक्षावरण आपको बता ही चुका हूं सर। सबसे अधिक वृक्ष महाराष्ट्र में, राजस्थान में और उत्तर प्रदेश में सर। सर्वाधिक वृक्षावरण परसेंटेज में सर चंडीगढ़, दिल्ली और केरल हैं सर। सर्वाधिक वृक्षावरण में वृद्धि कहाँ हुई सर? छत्तीसगढ़ में। देखिए पूरा आंकड़ा एकदम यहाँ पर मैंने क्लियर कर दिया था सर। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ ये हैं। उसके बाद लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान निकोबार हैं। सबसे अधिक वृद्धि मिजोरम में, सबसे कमी मध्य प्रदेश में। वृक्षावरण में महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, दिल्ली, केरल। और सर वृक्षावरण में सबसे अधिक वृद्धि कहाँ हुआ? छत्तीसगढ़ में हुआ। अब कुल जान लीजिए आप, दोनों मिलाकर जान लीजिए। देखिएगा, दोनों मिलाकर देख लीजिए अब आप। सर्वाधिक वन तथा वृक्ष क्षेत्रफल वाले मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र। सर्वाधिक वृद्धि कहां पर हुआ है? छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में और राजस्थान में। सर्वाधिक कमी कहां आई है? दोनों मिलाकर सर। सर्वाधिक वन और वृक्ष दोनों मिलाकर कमी कहां है सर? मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, लद्दाख में और नागालैंड में। यहाँ सर क्या आई है? कमी आई है। ठीक है, बस आपको एक आंकड़ा और बताते हैं आपको मैंग्रोव वन का। एक आंकड़ा और जानेंगे आप बस। मैंग्रोव वन सर, मैंग्रोव वन। ये रुक जाइए जरा, फिर से देखते हैं। मैंग्रोव वन सर, मैंग्रोव वन अगर कहे भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने परसेंट हिस्से पर मैंग्रोव वन है सर? तो 0.15% पर क्या है? मैंग्रोव वन है। सबसे अधिक मैंग्रोव वन कहां पर है? अगर आपसे कहे सबसे अधिक मैंग्रोव वन, तो सबसे अधिक सर मैंग्रोव वन कहां पर है सर? पश्चिम बंगाल में है, ये याद रखना है। सबसे अधिक वृद्धि कहां पर हुई है? तो सबसे अधिक वृद्धि अगर आपसे पूछे, सबसे अधिक सर वृद्धि मैंग्रोव वनों की कहां पर हुई है? याद रखना, ये हुई है आंध्र प्रदेश में सर, आंध्र प्रदेश में। और सबसे अधिक कमी कहां आई है? ये याद रखना, सबसे अधिक कमी कहां पर आई है? तो ये कमी आया है सर कहां पर? गुजरात में। मैंग्रोव वनों में सबसे अधिक कमी कहां पर आया है सर? गुजरात में आया है। ठीक है, अगर कहे भारत में कौन कौन से एरिया मैंग्रोव वन वाले हैं, तो सर पूर्वी तट मिलेगा आपको, पूर्वी तट मिलेगा आपको, बंगाल मिलेगा आपको, पश्चिम बंगाल वाला एरिया मिलेगा आपको सर, पश्चिमी तट मिलेगा आपको यानी पश्चिमी घाट मिलेगा आपको सर, लक्षद्वीप मिलेगा और सर क्या मिलेगा? अंडमान और निकोबार, अंडमान और निकोबार। इन एरिया में सर आपको क्या मिलेंगे? मैंग्रोव वन मिलेंगे। क्लियर हुआ सर? अब अगर सर आपसे ये कहे सबसे अधिक वन अग्नि कहां पर हुई है? सबसे अधिक वन अग्नि की घटनाएं कहां पर हुई हैं? इस रिपोर्ट के आधार पर सर उत्तर बताइए आप। उत्तराखंड। क्या बताएंगे सर आप? उत्तराखंड। सबसे अधिक वन अग्नि की घटनाएं सर कहां पर हुई हैं? उत्तराखंड में हुई हैं। और बस आपसे एक बात और कहेंगे आपसे, सबसे अधिक कार्बन स्टॉक कहां मिलेगा सर आपको? तो सबसे अधिक कार्बन स्टॉक सर कहां मिलेगा आपको? अरुणाचल प्रदेश में। सबसे अधिक सर कार्बन स्टॉक कहां मिलेगा सर आपको? अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा। ठीक है सर, ये हुआ आपके सेशन का अंत। उम्मीद है आंकड़े आपको समझ में आए होंगे। अगर सर
आपको लगा हो कि हमारा मेहनत आपकी तैयारी में कुछ काम करेगा, आपको लगा हो कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला, अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो क्लास को अपने यार मित्र दोस्त जो भी आपके संपर्क में हो उनको शेयर करके जाइएगा। चलिए, तब तक अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, सीखते रहिएगा, जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।